नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी और आज हमारे साथ हैं देसी अड्डा के पत्रकार अजय कुमार। देखिए, आज हम दोनों बिहार के 40 लोकसभा क्षेत्रों के एग्जिट पोल करने के लिए बैठे हुए हैं, क्योंकि इन सभी क्षेत्रों पर मतदान की प्रक्रिया आज शाम 6 बजे पूरी हो चुकी है और इस मतदान प्रक्रिया पूरा होने के बाद आपके मन में यह जिज्ञासा है कि आखिर बिहार के 40 सीटों पर कौन जीता और कौन हारा, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, ये जानने के लिए आपके मन में बेचैनी है और मैं इसे बारीकी से समझ सकता हूं। तो देसी अड्डा ने आपके लिए इसीलिए एग्जिट पोल लेकर आया है। हम ये दावा नहीं करते कि हम किसी बड़े एजेंसी से एग्जिट पोल कराए हैं, बल्कि हमारा दावा यह है कि हमने वहां के स्थानीय पत्रकारों, वहां के स्थानीय निवासियों और अपने सूत्रों के आधार पर इन 40 क्षेत्रों का हाल चाल समझा, वहां का मिजाज समझा और मतदान के समय मतदाता किस तरह से मत का प्रयोग किया उसका चाल समझा और यही मिजाज समझकर आपके लिए 40 क्षेत्रों का ये हार जीत का पैमाना लेकर आपके सामने हाजिर हैं और ये बताने जा रहे हैं कि आखिर इन 40 क्षेत्रों पर कौन जीत सकता है, कौन हार सकता है, यहाँ के नतीजे क्या हो सकते हैं। तो देखिए, आज हमारे साथ अजय जी हैं, इनसे जानते हैं कैसा लगा जब 40 क्षेत्रों का चुनाव का मतदान प्रक्रिया आज पूरा हो गया और बड़े उत्साह से 7वां चरण में भी मतदान हुआ है। 8 सीटों पर पटना साहिब, पाटलिपुत्रा, जहानाबाद, काराकाट, आरा, बक्सर, सासाराम, नालंदा। तो इन क्षेत्रों में भी आज लोगों में उत्साह था और गर्मी के बावजूद बड़े उत्साह से लोगों ने भाग लिया। तो इसके बाद आज जो एग्जिट पोल है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? राकेश जी, एग्जिट पोल से पहले तो मैं आपसे एक चीज और जानना चाहूंगा कि इस पूरे चुनाव में 40 लोकसभा सीटों पे मतदाताओं का क्या मूड रहा, उस पर भी थोड़ा बात करें आप। देखिए, अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि एनडीए के लिए वो 4 कारण क्या है जो उसे खुश कर सकता है। 4 कारण ये है एनडीए के लिहाज से कि महिलाओं ने अपने मतों का सर्वाधिक प्रयोग किया है। इनका झुकाव बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी के तरफ स्पष्ट देखा गया है और ये कारण हो सकता है एनडीए के जीत का एक बहुत बड़ा फैक्टर बन सकता है। जो बिहार में जितनी भी सीटें आएंगी उसमें महिलाओं की भूमिका प्रमुख मानी जा सकती है। दूसरा कारण रहा कि 36% जो बिहार में अति पिछड़ों की आबादी है, उस अति पिछड़ों की आबादी का अधिकांश हिस्सा एनडीए के पक्ष में जाते हुए दिखा और एनडीए के प्रति झुकाव दिखा। उन लोगों में एनडीए के लिए बातें करते हुए वे लोग दिखे और जो अति पिछड़े वर्ग के मतदाता हैं उनका झुकाव जो है वो एनडीए के तरफ स्पष्ट रूप से दिख रहा था अधिकांश संख्या में। मैं ये नहीं कहता कि 100%, लेकिन संख्या एनडीए का ज्यादा था। अब जो तीसरी बात है कि इस चुनाव में एनडीए के लिहाज से राशन भी काम किया है, गैस सिलेंडर भी काम किया है, किसानों को जो 6,000 रुपये दिया गया है उसका भी असर दिखा है। लोग बात करते नजर आए, मुद्दे जब उनसे पूछे जाते थे तो वो चुनाव के दौरान ये बता रहे थे कि गैस सिलेंडर मिला, 5 किलो अनाज मिल रहा है, 6,000 किसान निधि का पैसा मिल रहा है, इस पर लोग बात करते हुए आए। वहीं धारा 370, राम मंदिर, इस पर ज्यादा बातें नहीं हुई। लोगों के मन में ये बात लेकिन जरूर थी। एक बार वो कह रहे थे कि राम मंदिर नरेंद्र मोदी ने ही बनवाया, लेकिन इस पे ये भारी रहा। और जो चौथा और एक अहम कारण मान सकते हैं एनडीए के खुशी के लिए, वो है मोदी की गारंटी, मोदी के प्रति लोगों का विश्वास, जिसे हम मोदी मैजिक भी कहते हैं। सांसदों के खिलाफ तमाम तरह की नाराजगी थी, लेकिन इन नाराजगी के बावजूद आप देखेंगे कि बिहार के मतदाता नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट दे रहे थे, भले सांसदों को कोस रहे थे। तो ये एनडीए के लिहाज से आपको उन्हें सुखद अनुभूति दे सकता है। अब जब हम
बताएंगे ना, आज जब सीटों का हार जीत का बताएंगे कि कहां से कौन जीत सकता है, तो आज हम समीकरणों की उस सीट वाइज चर्चा नहीं करेंगे। हम सीट वाइज ये बताएंगे कि कौन कहां से जीत रहा है, कौन कहां से हार रहा है, क्योंकि 40 सीटों का फिर वो समीकरण हम लोग कई बार बता भी चुके हैं, तो आज वो समझाएंगे। लेकिन आज ट्रेंड ये समझाएंगे कि महागठबंधन के लिए खुश होने की क्या बात है, महागठबंधन किस ट्रेंड पर इस बार अपने चुनाव प्रचार में था और जनता उसे किस रूप में लिया। देखिए, महागठबंधन या इंडिया गठबंधन की आप बात करें तो बिहार के 40 की 40 सीट पर इस बार उन्होंने जो जातीय कार्ड खेला था वो सफल होते नजर आया। अधिकांश सीटों पर इस बार जातीय गोलबंदी देखी गई। इस बार चुनाव जात और जात वर्सेस जात, जात वर्सेस अदर जात, आंकड़ों में जात, ये देखा गया। तो ये मिलाकर 3-4 चुनावों के बाद ये पहला चुनाव है जिसका जातीय कार्ड पर भी मतदान हुए हैं। तो एक तो बात ये है। दूसरा है कि लालू यादव और तेजस्वी के रणनीति के कारण इस बार एनडीए के वोटर टूटते हुए नजर आए हैं। जैसे कई सीटों पर आप देखेंगे भूमिहारों ने भी पाला बदला, कई सीटों पर जो है वो कुशवाहा समाज के लोग हैं, उन्होंने पाला बदलते हुए देखे गए। राजपूत कई सीटों पर, राजपूत 1-2 सीटों पर, लेकिन उसका ज्यादा असर नहीं रहा। तीसरा, यदि पूर्णिया और सीवान को छोड़ दे तो सभी सीटों पर माई समीकरण का इस बार ज्यादा प्रभाव था, और माई समीकरण के साथ साथ तेजस्वी यादव का बाप समीकरण भी इस बार चलते हुए दिखा। तेजस्वी यादव ने जो इशू बनाया था नौकरी देने का, वो इशू भी नौजवानों में काम करते हुए दिखा। इसके अलावे उन्होंने इशू बनाया था रोजगार का, इशू बनाया था महंगाई का, इशू बनाया था बेरोजगारी का, ये सब नौजवानों में काम करते हुए दिखे। इसके अलावे इंडिया ने जो एनडीए के खिलाफ एक रणनीति बनाई थी कि एनडीए ने नारा दिया था कि अब की बार 400 पार, तो इसके बाद इंडिया ने जो रणनीति बनाई कि 400 लाकर करेंगे क्या, 400 लाकर संविधान बदल देंगे और आरक्षण खत्म कर देंगे। ये भी काम करते हुए दिखा, और इसका ये असर हुआ कि क्षेत्रों में जो है वो नौजवानों के प्रति, पिछड़े वर्ग में, और जो आरक्षण का लाभ जो लोग ले रहे हैं उनको ऐसा लगा कि मेरा आरक्षण चला जाएगा, तो ये मामला पूरा रहा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो एनडीए और इंडिया के बीच बिहार में जबरदस्त मुकाबला रहा, और इन मुकाबलों के बीच जो 40 सीटों पर मतदान हुआ तो वो फेज वाइज मतदान हुआ, और मतदान का प्रतिशत भी बदला, लोगों का मन मिजाज भी बदला। 7वां चरण आते आते वोटों का जो है वो महिलाओं की संख्या भी बढ़ी वोट देने में, और चुनाव बदलते गया। लेकिन परिणाम पर यदि आप नजर डालेंगे तो परिणाम 40 सीटों का आपके सामने अब लाया जाएगा। आप कहें तो कैसे बताएं हम अब? तो चलिए हम बात करते हैं जिसका इंतजार आपको बेसब्री से है, और आप जल्द से जल्द जानना चाहते हैं कि उन 40 सीटों में एनडीए के पक्ष में कितनी सीटें जा रही है और इंडिया गठबंधन के पक्ष में कितनी सीटें जाने वाली है। तो आइए हम बात करते हैं पहले 19 तारीख को जो पहले चरण के चुनाव में 4 लोकसभा सीटों पे मतदान हुआ था। तो हम जानते हैं राकेश जी से उन 4 सीटों का चुनाव परिणाम और सर्वेक्षण क्या कहता है। तो राकेश जी, पहले चरण में जो 19 तारीख को चुनाव हुए थे वो गया थे, जमुई थे, नवादा थे और औरंगाबाद था। तो इसका एग्जिट पोल क्या कहता है आपको? देखिए अजय जी, 19 अप्रैल 4 सीट बिहार में प्रथम चरण का मतदान जी। और इस प्रथम चरण के मतदान में वोट का प्रतिशत कम रहा, और इस कम वोट प्रतिशत से लोगों को ऐसा लगा कि इन सीटों पर कोई गड़बड़ी न हो जाए। लेकिन गया से शुरुआत करते हैं। 4 सीट था, गया, जमुई, नवादा और औरंगाबाद। तो गया में जीतन राम मांझी आपको जीतते हुए दिख सकते हैं। जब चुनाव परिणाम आएगा तो गया का सीट जो है वो जीतन राम मांझी के पाले में जा सकता है। कुमार सर्वजीत जो यहां से आरजेडी के प्रत्याशी थे वो चुनाव हार सकते हैं। दूसरा सीट यदि बात करते हैं जमुई की, जमुई में ऐसा कहा जा रहा था कि आरजेडी आगे है, लेकिन यहां भी लोजपा के अरुण भारती चुनाव जीत सकते हैं और अर्चना रविदास दूसरे नंबर पर रह सकती हैं। आरजेडी की प्रत्याशी थी,
तीसरा सीट है नवादा। नवादा जहां से विवेक ठाकुर चुनावी मैदान में थे और विवेक ठाकुर बीजेपी के प्रत्याशी थे। विवेक ठाकुर यहां से जीतते हुए देखे जा सकते हैं। श्रवण कुशवाहा आरजेडी के प्रत्याशी यहां से हार सकते हैं चुनाव। और यदि चौथे सीट की बात करें औरंगाबाद, तो औरंगाबाद से सुशील कुमार सिंह चुनाव जीत सकते हैं। बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतरे थे। यहां से अभय कुशवाहा जो आरजेडी के प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में थे, वो चुनाव हार सकते हैं। तो देखिए, प्रथम चरण के 4 सीटों में से चारों के चारों सीट एनडीए गठबंधन को जाता हुआ दिख रहा है। और इन चारों सीटों का परिणाम ये बता रहा है कि पहले चरण से ही बीजेपी एनडीए गठबंधन ने बढ़त बना ली है और 4-0 से जो है वो एनडीए का गठबंधन जो है वो आगे चलना शुरू हो गया है प्रथम चरण से। तो प्रथम चरण में 4 सीटों में चारों सीटों एनडीए के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। और दूसरे चरण में अब हम आते हैं और आपसे बात करते हैं, जहां 26 अप्रैल को 5 सीटों पे चुनाव हुआ था और उन 5 सीटों का एग्जिट पोल जानते हैं हम राकेश जी से। और वो 5 सीट है किशनगंज, कटिहार, भागलपुर, बांका और पूर्णिया। तो सीट वाइज हम राकेश जी से जानते हैं इन 500 सीटों का परिणाम क्या होने वाला है। देखिए, 5 सीट जो सेकंड फेज में थे, किशनगंज की बात करते हैं। किशनगंज मुस्लिम बहुल इलाका है और यहां से माना जा रहा है कि पिछले बार जो कांग्रेस के प्रत्याशी जीते थे मोहम्मद जावेद, वही फिर से चुनाव जीत सकते हैं। यहां से जदयू के मास्टर मुजाहिद चुनाव हार सकते हैं। यहां से AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष भी चुनावी मैदान में थे, लेकिन वे भी त्रिकोणीय लड़ाई ही देते हुए दिखे हैं। मोहम्मद जावेद यहां से चुनाव जीत सकते हैं। दूसरा सीट है कटिहार। कटिहार से कांग्रेस के प्रत्याशी तारिक अनवर चुनाव जीत सकते हैं। यहां से जनता दल यू के दुलार चंद गोस्वामी चुनाव हार सकते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो सीमांचल इलाके में कांग्रेस 2 सीट में 2 सीट लाती हुई दिख रही है। यदि भागलपुर की बात करें तो भागलपुर में अजय मंडल चुनाव जीत सकते हैं। अजय मंडल के पक्ष में वहां मतदान काफी अच्छा हुआ है। इसके अलावे जो अजीत शर्मा है कांग्रेस के, वे यहां से चुनाव हार सकते हैं। तो 3 सीटों में 2 कांग्रेस और 1 जो सीट है वो जनता दल यू को जाती है। बांका की बात करते हैं। बांका जहां से गिरधारी यादव जनता दल यू के प्रत्याशी थे, वे चुनाव जीत सकते हैं। यानी कि जयप्रकाश यादव जो राजद के कद्दावर नेता हैं, वे चुनाव बांका से हार सकते हैं। लालू प्रसाद यादव के करीबी हैं, तो बांका का परिणाम गिरधारी यादव के पक्ष में जा सकता है। इसके बाद आइए पूर्णिया, जहां से कहा जा रहा था कि पप्पू यादव निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में कूदे थे और पप्पू यादव के पक्ष में एक सहानुभूति की लहर थी। वहां से देसी अड्डा ने जब खबर निकाला तो ये पता चल रहा है कि वहां से पप्पू यादव चुनाव हार जाएंगे। वहां से संतोष कुशवाहा चुनाव जीत सकते हैं, क्योंकि चुप्पा वोटर ने पूर्णिया में काम कर दिखाया है और पूर्णिया का परिणाम भी संतोष कुशवाहा के पक्ष में जा सकता है। यहां से पप्पू यादव चुनाव हार सकते हैं। तो यदि देखा जाए तो 4 सीट पहले फेज के और 5 सीट जो है वो दूसरे फेज के, कुल 9 सीटों में 7 सीट एनडीए के पाले में जा रहा है और 2 सीट जो है वो इंडिया गठबंधन के पाले में जा रहा है और वो दोनों के दोनों सीट कांग्रेस के पाले में जा रहा है। अब तक आरजेडी का खाता भी नहीं खुला है। तो आरजेडी का खाता नहीं खुला है और एनडीए लगातार बढ़त बनाए जा रही है। तो आइए हम अब बात करते हैं तीसरे फेज के चुनाव का। और तीसरे फेज का चुनाव जो हुआ था वो 7 मई को हुआ था और उन 5 सीटों पर चुनाव कराए गए थे। तो इन 5 सीटों का जो परिणाम है एग्जिट पोल के रूप में क्या होगा वो हम जानते हैं राकेश जी से। और वो 5 सीट है झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा और खगड़िया। तो हम फेज वाइज जानते हैं इन 5 सीटों का एग्जिट पोल राकेश जी से। तो अजय जी, जो तीसरा फेज है, इस तीसरे फेज के 5 सीटों पर जो सबसे पहले बात कर लेते हैं झंझारपुर। झंझारपुर से जनता दल यू के रामप्रीत मंडल फिर से चुनाव जीत सकते हैं। उनके खिलाफ काफी नाराजगी थी, लेकिन नाराजगी के बावजूद जनता दल यू यहां से चुनावी बाजी जीत सकता है। सुमन कुमार महासेठ वीआईपी के यहां से प्रत्याशी थे, वे चुनाव हार सकते हैं।
अब आइए जो दूसरी सीट है तीसरे फेज का, सुपौल। सुपौल से दिलकेश्वर कामत फिर से चुनाव जीत सकते हैं। चंद्रहास चौपाल जो आरजेडी के प्रत्याशी थे वो चुनाव हार सकते हैं। अब आइए तीसरा सीट अररिया। अररिया से भाजपा के प्रदीप सिंह इस बार चुनाव हार सकते हैं। यहां से शहनवाज आलम जो कि आरजेडी के प्रत्याशी हैं वो चुनाव जीत सकते हैं। अब आइए मधेपुरा। मधेपुरा से डॉक्टर दिनेश चंद यादव जो कि जनता दल यू के प्रत्याशी हैं वो चुनाव जीत सकते हैं। उनके खिलाफ नाराजगी थी लेकिन इसके बावजूद दिनेश चंद यादव डॉक्टर चंद्रदीप जो आरजेडी के प्रत्याशी थे उनको पराजित कर सकते हैं। अब आइए खगड़िया, जहां से एलजेपी के उम्मीदवार राजेश वर्मा थे और माकपा के उम्मीदवार संजय कुमार थे जो कुशवाहा जाति से आते हैं और आरजेडी कांग्रेस का समर्थन उन्हें प्राप्त था। तो यहां पे एलजेपी चुनाव हार सकता है। राजेश वर्मा चुनावी बाजी हार सकते हैं। यहां से खगड़िया से संजय कुमार कुशवाहा चुनाव जीत सकते हैं। ऐसा देसी अड्डा ने जब आकलन लगाया तो ऐसा समझ में आया। तो तीसरे फेज के जो 5 सीट है उस 5 सीट को मिला दे तो कुल अब तक जो समीकरण आया है 10 सीटों पर एनडीए आगे है और 4 सीटों पर जो है इंडिया गठबंधन सीट जीत सकती है। तो जो सीट है उसमें से एक सीट जो है वो आरजेडी जीत सकती है अररिया वाली, और दूसरा सीट है वो खगड़िया वाली, तो माकपा जीत सकती है खगड़िया वाली सीट। तो कुल मिलाकर 3 फेज तक यदि हम बात करते हैं तो 10 सीटों पर एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार आगे हैं, चुनाव जीत सकते हैं, और 4 सीट पर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी चुनाव जीत सकते हैं। तो 10 सीटों का परिणाम इंडिया गठबंधन की ओर जाता हुआ और 4 सीटों पर आरजेडी का परिणाम दिख रहा है एग्जिट पोल में। अब हम बात करेंगे चौथे चरण में। तो आइए, चौथे चरण में 13 मई को चुनाव संपन्न हुआ था और 5 सीटों पे चुनाव कराए गए थे, और वो 5 सीट है दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय और मुंगेर। तो हम जानते हैं इन 5 सीटों का एग्जिट पोल एक बार फिर राकेश जी से। देखिए, चौथे चरण में 13 मई को चुनाव हुआ था 5 सीट पर। तो इसमें दरभंगा की बात करते हैं। दरभंगा से ललित यादव आरजेडी के प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतरे थे। गोपाल जी ठाकुर के खिलाफ लोगों में नाराजगी थी, बावजूद इसके दरभंगा का सीट गोपाल जी ठाकुर जीत सकते हैं। बीजेपी के खाते में ये सीट जाएगी। उसके बाद अब आ जाइए उजियारपुर, जहां से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय चुनावी मैदान में थे। कहा जाता है कि उनके खिलाफ लोगों में नाराजगी थी, लेकिन अमित शाह उन्हें बताए थे, लोगों के बीच गए थे और ये बताए थे कि नित्यानंद राय उनके मित्र हैं, बड़ा पद पा सकते हैं। इसका लाभ भी नित्यानंद राय को मिला और कड़े मुकाबले में नित्यानंद राय ये सीट जीत सकते हैं। आलोक मेहता जो आरजेडी के प्रत्याशी हैं, कड़ा मुकाबला दिया था, टक्कर दिया था, लेकिन ये सीट उजियारपुर की भी हम नित्यानंद राय के पाले में ही देखते हैं, उनको जीतते हुए यहां से देखते हैं। अब आइए समस्तीपुर। समस्तीपुर जहां से एलजेपी की उम्मीदवार शांभवी चौधरी और कांग्रेस के उम्मीदवार सनी हजारी थे, यहां से भी शांभवी चौधरी चुनाव जीत सकती हैं। एलजेपी के प्रत्याशी के तौर पर समस्तीपुर सीट जो है वो शांभवी चौधरी के खाते में जा सकता है। सन्नी हजारी चुनाव हार सकते हैं। हालांकि दोनों के पिता मंत्री हैं जनता दल यू के सरकार, जो नीतीश सरकार कैबिनेट जो है जनता दल यू भाजपा के, लेकिन यहां से शांभवी चौधरी निकल सकती हैं। अब आइए बेगूसराय, जहां से गिरिराज सिंह चुनावी मैदान में थे और दूसरे तरफ से अवधेश कुमार राय सीपीआई के प्रत्याशी थे। तमाम तरह की नाराजगी थी गिरिराज सिंह को लेकर, लेकिन अंत में गिरिराज सिंह चुनावी बाजी जीत जाएंगे, जीत सकते हैं बेगूसराय से। ऐसा खबर है कि अंत में लोग गिरिराज सिंह के पक्ष में गोलबंद हो गए और बेगूसराय की जो सीट है वो गिरिराज सिंह के पाले में जा सकती है। अवधेश कुमार राय यहां से चुनाव हार सकते हैं। आइए अब बात करते हैं मुंगेर का, जो बहुत ही महत्वपूर्ण और अति प्रतिष्ठित सीट है, क्योंकि यहां से ललन सिंह, राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह चुनावी मैदान में थे और उनको घेरने के लिए अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी को चुनावी मैदान में आरजेडी ने उतारा था। लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद मुंगेर की भी सीट
ललन सिंह बचा लेंगे, वो जीत जाएंगे यहां से। और ये वो फेज है, चौथा फेज, जहां से चुनाव टर्न किया था, वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ा था और लोगों में उत्साह भी जगा था। तो ये चारों, ये जो 5 सीट है, ये पांचों के 5 सीट जो है वो चले गए किसके खाते में? वो चले गए एनडीए के खाते में। यहां से इंडिया गठबंधन को कुछ हासिल नहीं हुआ, जबकि प्रयास तो बहुत किया गया था। तो इस नजर से देखें तो चौथा फेज समाप्त होते होते एनडीए के पक्ष में 15 सीटें आई और इंडिया गठबंधन के पक्ष में 4 सीटें गई। चुनाव यहां से बदलना शुरू हो गया और तब आप देखेंगे कि कुल मिलाकर 15 और 4 का जो है वो मामला चल रहा है चौथे फेज तक। तो चौथे फेज के अंत में आप देख रहे हैं कि लगभग बढ़त बनाते हुए एनडीए और 15 सीटों पे एग्जिट पोल उनके फेवर में जा रहा है और सिर्फ 4 सीटों पे जो है इंडिया गठबंधन सिमटती हुई नजर आ रही है। तो अब आगे हम बात करते हैं 5वें फेज का, जहां 20 मई को चुनाव हुआ था और वो 5वें फेज में जहां चुनाव हुए थे वो लोकसभा सीट है सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारण और हाजीपुर। तो आइए हम बात करते हैं इन 5 सीटों का। देखिए, 5वें चरण के चुनाव को लेकर भी कई तरह की बातें हुई। बातें इसलिए हुई कि यहां से लालू प्रसाद यादव की पुत्री रोहिणी आचार्य सारण से चुनावी मैदान में थी, तो हाजीपुर से चिराग पासवान चुनावी मैदान में थे, मधुबनी से अशोक यादव चुनावी मैदान में थे, सीतामढ़ी से देवेश चंद्र ठाकुर चुनावी मैदान में थे, सारण से राजीव प्रताप रूडी भी चुनावी मैदान में थे। तो सब के सब कद्दावर व्यक्ति इस चरण में चुनावी मैदान में थे। तो फिर लड़ाई जबरदस्त हुई। तो सबसे पहले बात करते हैं सीतामढ़ी की। सीतामढ़ी की सीट देवेश चंद्र ठाकुर जनता दल यू के पक्ष में जा सकती है। यहां से अर्जुन राय चुनावी मैदान में हार सकते हैं। ये सीट जनता दल यू को जा सकती है, सीतामढ़ी की सीट। अब आइए बात करते हैं मधुबनी की। मधुबनी जहां से अली अशरफ फातमी इस बार आरजेडी के प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतरे थे और अशोक यादव बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर उतरे थे। अशोक यादव पिछले बार 4 लाख के मतों के अंतर से लगभग जीते थे। इस बार क्या होगा? तो इस बार भी मधुबनी में अशोक यादव का डंका बज सकता है, वे चुनावी बाजी जीत सकते हैं। ऐसा खबर देसी अड्डा ने जो अपनी जुटाई है उसमें ऐसा आ रहा है। तो चलिए, सीतामढ़ी से देवेश चंद्र ठाकुर, मधुबनी से अशोक यादव। अब मुजफ्फरपुर में क्या होगा? मुजफ्फरपुर में जहां पिछले बार डॉक्टर अजय निषाद बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़े थे और 4 लाख के वोटों के अंतर से राजभूषण चौधरी को हराया था, इस बार प्रत्याशी बदल गए हैं। यानी कि जो इंडिया में थे वे एनडीए में आ गए हैं, जो एनडीए में थे वो इंडिया में चले गए हैं। राजभूषण चौधरी बीजेपी के प्रत्याशी मुजफ्फरपुर के थे और ऐसा खबर है कि राजभूषण चौधरी मुजफ्फरपुर से चुनावी बाजी जीत सकते हैं। यहां से कैप्टन जयप्रकाश निषाद के पुत्र अजय निषाद, जो कि कई बार मुजफ्फरपुर के सांसद रह चुके हैं, उन्हें चुनावी बाजी हारनी पड़ सकती है। तो मुजफ्फरपुर का ये हाल है। अब आइए बात करते हैं सारण की, जहां गंभीर लड़ाई थी और कांटे का मुकाबला है। कई दिनों तक ये चुनाव के बाद भी चर्चा का केंद्र रहा सारण, और उसी सारण में रोहिणी आचार्य चुनावी मैदान में उतरी है, लालू प्रसाद यादव की छोटी पुत्री। और ऐसा कहा जाता है कि उनके पक्ष में जो है वो लोगों की सहानुभूति वोट मिलेगी, और उन्होंने चूंकि अपने पिता को किडनी दान दिया था और इसीलिए उनके पक्ष में लोग गोलबंद हो जाएंगे। लालू प्रसाद यादव की जो विरासत की सीट है सारण, वो रोहिणी आचार्य को मिल जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कांटे का टक्कर है, लेकिन खबर है कि अति पिछड़ों ने यहाँ राजीव प्रताप रूडी को बचा लिया, वैश्य मतों ने यहाँ पे राजीव प्रताप रूडी को बचा लिया, और कड़े संघर्ष में राजीव प्रताप रूडी यहाँ से जीत सकते हैं। मुकाबला कड़ा है, ये कोई कह नहीं सकता, लेकिन उस कांटे के मुकाबले में यदि थोड़ी सी झुकाव आप देखेंगे तो वो राजीव प्रताप रूडी के पक्ष में है। हालांकि हल्ला ऐसा है कि रोहिणी आचार्य वहां से चुनाव जीत रही हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जब तक चुनाव परिणाम नहीं आ जाए तब तक इस सीट को लेकर इंतजार करें। लेकिन देसी अड्डा ने जो अपना जानकारी जुटाई है उसके हिसाब से राजीव प्रताप रूडी चुनाव जीत सकते हैं। अब आइए हाजीपुर जहां से चिराग पासवान चुनावी मैदान में एलजेपी के प्रत्याशी के तौर पर, और शिवचंद्र राम
जो है वो आरजेडी के प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में है, तो शिवचंद्र राम को इस बार भी निराश होना पड़ सकता है, क्योंकि हाजीपुर का सीट चिराग पासवान के पाले में जा सकता है। चिराग पासवान अपने पिता के विरासत पर इस बार पहली बार वो हाजीपुर से चुनाव जीत सकते हैं। तो ये 5वें फेज के जो 5 लोकसभा क्षेत्र हैं उसका ये हाल है। और इसको यदि आप देखेंगे तो अब तक जो है वो संख्या हो गई है 20, एनडीए की संख्या हो गई है 20 और इंडिया गठबंधन की संख्या 4 पर टिकी हुई है। यानी कि 20 और 4, इंडिया गठबंधन को 4 सीटें और एनडीए गठबंधन को 20 सीटें। ये है 5वां फेज तक का हालचाल। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 5 फेजों के चुनाव परिणाम जो एग्जिट पोल का नतीजा बता रहा है वो 20 सीटें एनडीए के पक्ष में और अभी तक 4 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है इंडिया गठबंधन। और आपको हम एग्जिट पोल जो बता रहे हैं उसमें सबसे बड़ी भूमिका देसी अड्डा के टीम की है, जो इस गर्मी में कड़ी मेहनत करके भी उन्होंने सैंपल कलेक्ट किया और इस एग्जिट पोल को बताने के लिए आज हम आपके बीच बैठे हैं। तो आइए हम बात करते हैं अब छठे चरण के चुनाव में, जहां पे 25 मई को 8 सीटों पर मतदान हुआ था। और वो 8 सीट हैं वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, वैशाली, गोपालगंज, सिवान और महाराजगंज। तो हम आइए 8 सीटों का एग्जिट पोल जानते हैं राकेश जी से। देखिए, छठे चरण में जिन 8 सीटों पर मतदान हुआ वहां भी मुकाबला जबरदस्त था। और इस जबरदस्त मुकाबले में यदि वाल्मीकि नगर की बात करते हैं तो वाल्मीकि नगर से जनता दल यू के सुनील कुमार चुनाव जीतते हुए देखे जा सकते हैं। सुनील कुमार का पलड़ा वाल्मीकि नगर में भारी है। वहां से आरजेडी ने दीपक यादव को चुनावी मैदान में उतारा था, लेकिन दीपक यादव यहां से चुनाव हार सकते हैं और सुनील कुमार कुशवाहा, जिनके पिता भी वाल्मीकि नगर से सांसद रहे हैं, वे चुनाव जीत सकते हैं। अब आइए पश्चिमी चंपारण, जहां से बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल चुनावी मैदान में हैं। उनके पिता डॉक्टर मदन जायसवाल भी चुनावी मैदान में जीतते रहे हैं पश्चिमी चंपारण से। और इस बार डॉक्टर संजय जायसवाल को घेरने का प्रयास किया गया। कांग्रेस ने वहां से मदन मोहन तिवारी को चुनावी मैदान में उतारा और ऐसा लग रहा था कि डॉक्टर संजय जायसवाल इस बार घेर लिए जाएंगे, लेकिन कड़े मुकाबले में ही सही डॉक्टर संजय जायसवाल पश्चिमी चंपारण से चुनाव जीत सकते हैं और मदन मोहन तिवारी यहां से चुनाव हार सकते हैं। ये पश्चिमी चंपारण का समीकरण है। अब बात करते हैं पूर्वी चंपारण का। राधा मोहन सिंह और डॉक्टर राजेश कुमार के बीच कड़ा मुकाबला था। यहाँ पूर्वी चंपारण की लड़ाई में राधा मोहन सिंह, जो राजनीति के डॉक्टर माने जाते हैं, वो चुनाव जीत सकते हैं। उनके बाजी उनके पक्ष में जा सकती है। राजेश कुमार यहां से चुनावी बाजी हार सकते हैं। अब आइए शिवहर, जहां कांटे का मुकाबला था लवली आनंद और रितु जायसवाल में। और ऐसा कहा जा रहा था कि रितु जायसवाल इस बार लवली आनंद को चुनावी बाजी में हरा देगी, आनंद मोहन को घेर लिया जाएगा। लेकिन शिवहर में भी जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से लवली आनंद यहां से चुनाव जीत सकती हैं और रितु जायसवाल की बाजी पलट सकती है। अब आइए बात करते हैं वैशाली की। वैशाली, जहां से वीणा देवी चुनावी मैदान में है और यहां से मुन्ना शुक्ला आरजेडी के प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में है। तो वैशाली में गेम पलट सकता है और इस बार आरजेडी के मुन्ना शुक्ला वैशाली में वीणा देवी को हरा सकते हैं, क्योंकि जो खबर मिल रही है उसके हिसाब से मुन्ना शुक्ला वैशाली में काफी मजबूत है। तो देसी अड्डा का एग्जिट पोल ये बता रहा है कि वैशाली में बाजी पलट सकती है और मुन्ना शुक्ला चुनाव जीत सकते हैं। अब आइए गोपालगंज, जहां से डॉक्टर आलोक सुमन चुनावी मैदान में है, जनता दल यू के टिकट पर थे और चंचल पासवान जो है वीआईपी के टिकट पर चुनावी मैदान में थे। लेकिन गोपालगंज से डॉक्टर आलोक सुमन चुनावी बाजी जीत सकते हैं और जनता दल यू को एक सीट ये दे सकते हैं। अब आइए सिवान, जहां से कहा जा रहा था कि हिना साहब, अवध बिहारी चौधरी और विजय लक्ष्मी, ये तीनों चुनावी मैदान में है, त्रिकोणीय लड़ाई है। और चुनाव के बाद भी ऐसा कहा जा रहा था कि हिना साहब का पलड़ा भारी है। लेकिन देसी अड्डा ने जो रिसर्च किया है, जो जानकारियां हासिल की हैं, उसके हिसाब से सिवान सीट भी जनता दल यू के पाले में जा रहा है।
विजय लक्ष्मी यहां से चुनाव जीत सकती हैं और हिना साहब को एक बार लगातार चौथी बार निराशा का सामना करना पड़ सकता है। तो ये रहा सीवान का रिजल्ट, जिसको लेकर लोगों के मन में उत्कंठा थी ये जानने के लिए कि सीवान में आखिर क्या हुआ। अब आइए महाराजगंज, जहां से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में थे और कांग्रेस के आकाश प्रसाद सिंह चुनावी मैदान में थे। यहां से ऐसा लगता है कि महाराजगंज में इस बार फिर से कमल खिलेगा और जनार्दन सिंह सिग्रीवाल बाजी मारेंगे। आकाश प्रसाद सिंह के लिए यहां मौका दिखता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। जो देसी अड्डा का सर्वे है उसमें महाराजगंज की सीट बीजेपी के कोटे में जाती हुई दिख रही है। तो ये रहा 6 फेज का चुनाव परिणाम, जहां 6 फेज में 27 सीटों पर जो है वो 27 सीटों पर पूरा का पूरा चुनाव परिणाम जो है वो एनडीए के पक्ष में है, जबकि 5 सीटें जो है वो महागठबंधन इंडिया गठबंधन के पक्ष में जा रहा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए 27 सीटों पर एनडीए कड़ी मुकाबले में आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और सिर्फ 5 सीटों पे इंडिया गठबंधन जो है सिमट गया है। तो हम बात करते हैं अब 7वें फेज का, जहां 8 सीटों पे चुनाव हुआ है और वो 8 सीट हैं आपके पटना साहिब, पाटलिपुत्रा, आरा, बक्सर, सासाराम, जहानाबाद, नालंदा और काराकाट। इन 8 सीटों का एग्जिट पोल क्या होगा, आइए हम जानते हैं राकेश जी से। देखिए, ये आज ही चुनाव हुआ है, अभी अभी यहाँ चुनाव संपन्न हुआ है और इस सीट पर कांटे का मुकाबला है। ये पूरा का पूरा चंक बीजेपी के कोटे का ये था। पिछले बार भी यहाँ बीजेपी का प्रदर्शन बहुत अच्छा था। तो चलिए बात करते हैं 7वें फेज में जो पटना साहिब है, ये निश्चित रूप से रविशंकर प्रसाद के पाले में जाती हुई दिख रही है। रविशंकर प्रसाद यहाँ से चुनावी बाजी जीतते हुए दिख रहे हैं। तो पटना साहिब बीजेपी के खाते में जा रही है। अब आइए जरा बात करते हैं पाटलिपुत्रा के, जहां से राम कृपाल यादव और मीसा भारती के बीच जोरदार मुकाबला है। लालू यादव की दूसरी पुत्री मीसा भारती, जो पहले भी चुनाव हार चुकी हैं राम कृपाल यादव से, और इस चुनाव में भी ऐसा लग रहा है कि मीसा भारती को निराशा होगी। राम कृपाल यादव यहां से चुनावी बाजी जीत सकते हैं। पाटलिपुत्रा से एक बार फिर राम कृपाल यादव चुनावी बाजी जीत सकते हैं। आरा से आर के सिंह चुनावी बाजी जीत सकते हैं। यहां से जो भाकपा माले के प्रत्याशी हैं सुदामा प्रसाद, वे चुनाव हार सकते हैं। अब आइए बक्सर में जहां लड़ाई जबरदस्त थी, लेकिन यहां सीधा सीधा अंत समय में मुकाबला हो गया और उसमें मिथिलेश तिवारी बाजी मार सकते हैं। बक्सर में मिथिलेश तिवारी और सुधाकर सिंह के बीच सीधा मुकाबला हो गया है और यहां मिथिलेश तिवारी बाजी मारते हुए दिख रहे हैं। तो बक्सर की सीट भी बीजेपी को जा रही है, आरा की सीट भी बीजेपी को जा रही है, पाटलिपुत्रा और पटना साहिब की सीट भी बीजेपी के पाले में जा रही है। अब आइए सासाराम जहां से शिवेश राम और मनोज राम चुनावी मैदान में है। बीजेपी के प्रत्याशी शिवेश राम यहां से चुनावी बाजी जीतते हुए दिख रहे हैं। अब आइए जरा बात करते हैं नालंदा से कौशलेंद्र कुमार चुनावी मैदान में जनता दल यू के टिकट पर थे और संदीप सौरभ भाकपा माले के प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में थे। तो नालंदा में भी इस बार 28 वर्षों का इतिहास फिर से दोहराया जा रहा है। 28 वर्षों से नालंदा ने नीतीश कुमार के अलावा किसी के लिए सोचा ही नहीं, इस बार भी वही हो रहा है। कौशलेंद्र कुमार नालंदा से जीतते हुए दिख रहे हैं, तो संदीप सौरभ को निराशा मिलेगी। अब आइए बात करते हैं जहानाबाद जहां से चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जदयू के प्रत्याशी हैं, सुरेंद्र यादव आरजेडी के प्रत्याशी हैं और डॉक्टर अरुण कुमार निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतर चुके थे। आज यहां भी काफी संघर्ष हुआ है और जहानाबाद की जो सीट है वो आरजेडी के सुरेंद्र प्रसाद यादव के पाले में जाती हुई दिख रही है। पिछले बार महज 1700 वोटों से यहाँ हार हुई थी सुरेंद्र प्रसाद यादव का। तो जहानाबाद में इस बार सुरेंद्र प्रसाद यादव लालटेन जला सकते हैं। यहां से चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी को निराशा हो सकती है। लड़ाई जोरदार है, लेकिन जहानाबाद में सुरेंद्र प्रसाद यादव की संभावनाएं अधिक है। अब आइए अंतिम सीट काराकाट, जहां से ये कहा जा रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा कमजोर पड़ जाएंगे और पवन सिंह यहां से बाजी मार ले जाएंगे। राजा राम सिंह बाजी मार सकते हैं या पवन सिंह चुनाव जीत जाएंगे, उपेंद्र कुशवाहा तो कहीं हवा में ही है। लेकिन काराकाट में परिवर्तन हो गया है और उपेंद्र कुशवाहा और राजा राम सिंह के बीच ही सीधा सीधा मुकाबला हुआ है। पवन सिंह को 50,000 से अधिक वोट आ जाए
तो वो अच्छा कहा जाएगा, क्योंकि यहां अब लड़ाई सीधे सीधे उपेंद्र कुशवाहा और राजा राम सिंह में आज होते हुए देखा गया। और ऐसी परिस्थिति में काराकाट की जो सीट है वो उपेंद्र कुशवाहा के पाले में जाते हुए दिख रहा है। यानी कि ये सीट भी जो है वो काराकाट सीट उपेंद्र कुशवाहा यानी कि एनडीए के पाले में चला जाएगा। तो इस तरह से देखा जाए तो इस 8 सीटों में से 7 सीट जो है वो एनडीए के पाले में जा रहा है और 1 सीट आरजेडी के पाले में जा रहा है। तो ऐसे यदि 8 चरणों में 40 सीटों की यदि आप बात करेंगे तो इन 40 सीटों में से 34 सीट जो है वो एनडीए को मिल रही है और 6 सीटें जो है वो जा रही है महागठबंधन के पाले में। तो इस तरह से देखें तो बिहार में 34 सीटों पर एनडीए का बोलबाला है और 6 सीटों पर महागठबंधन चुनावी बाजी जीतती हुई दिख रही है। चुनाव परिणाम क्या होगा ये तो 4 जून को पता चलेगा कि वास्तव में रिजल्ट क्या आया। हमने अपना आकलन बताया, मतदाताओं का मिजाज बताया और उस मिजाज के हिसाब से एक बार आपको फिर से सीट वाइज पार्टी वाइज आपको रिपीट कर देते हैं कि कौन कहां से जीत रहा है। तो यदि बात करें कि बीजेपी 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी, उसमें से 16 सीटें जीत रही हैं और वो सीट है औरंगाबाद, नवादा, दरभंगा, उजियारपुर, बेगूसराय, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारण, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, महाराजगंज, पटना साहिब, पाटलिपुत्रा, आरा, बक्सर और सासाराम। यदि जनता दल यू जो है वो 16 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और उसमें से 13 सीट जीत रही है और वो सीट है भागलपुर, बांका, पूर्णिया, झंझारपुर, सुपौल, मधेपुरा, मुंगेर, सीतामढ़ी, वाल्मीकिनगर, शिवहर, गोपालगंज, सीवान और नालंदा। हम गया से चुनाव लड़ी थी जीतन राम मांझी की पार्टी और वो गया सीट जीत रही है। काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा जीत रहे हैं और एलजेपी 3 सीट जीत रही है। जो हमारा आकलन है उसके हिसाब से हाजीपुर, समस्तीपुर और जमुई की जो सीट है वो एलजेपी के पाले में जा सकता है। इसके अलावे वैशाली और खगड़िया का सीट जो है वो एलजेपी चुनावी बाजी हार सकती है। कांग्रेस के लिहाज से देखें, इंडिया गठबंधन की अब सीटों की बात कर ले 6 सीटों की, तो उसमें से कांग्रेस 2 सीट पर किशनगंज और कटिहार में इस बार चुनावी बाजी जीत सकती है। इसके अलावे आरजेडी जो है वो अररिया, वैशाली और जहानाबाद की सीटें जीत सकती हैं। माकपा जो है वो खगड़िया की सीट जीतती हुई दिख रही है। तो इस लिहाज से आप देखेंगे तो बिहार के 40 सीटों का आकलन यही है। एक बार फिर हम दर्शकों से दावा करते हैं कि ये हमारा आकलन है, इसे ऐसा नहीं समझा जाए कि ये रिजल्ट है। रिजल्ट तो आएगा 4 जून को जब ईवीएम का बटन खुलेगा और मतों की गिनती होगी, तब रिजल्ट सामने आएगा। ऐसे बिहार के 40 सीटों का ये हमारा आकलन है। आपका क्या सुझाव है आप हमें भी कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि हमने जो ये आकलन लगाया है वो वहां के पत्रकारों, वहां के मतदाताओं, वहां के आम नागरिकों से बात करके जो कुछ हमारे पास डाटा आया है, इतिहास, भूगोल सबका बारीकी से अध्ययन कर ये बनाया गया है कि इन सीटों पर ये प्रत्याशी जीत सकते हैं। जीत गए हैं ये हम दावा कतई नहीं करते, जीत सकते हैं। चुनाव में कड़ा मुकाबला है और मुकाबले में अंदर क्या हुआ है ये तो बातें 4 जून को ही पता चलेगा। तो ऐसे तो दोनों पार्टियां इंडिया गठबंधन और एनडीए 40 और 40 सीट जीतने का दावा कर रही है, लेकिन हम 2019 की बात करें तो 1 सीट कांग्रेस के पास और 39 सीट एनडीए गठबंधन के पास थी। लेकिन एग्जिट पोल का परिणाम जो देसी अड्डा के पास है वो 34 सीटों पे इस बार एनडीए गठबंधन और 6 सीटों पर इंडिया गठबंधन लीड करती हुई नजर आ रही है। ये एग्जिट पोल है, पूरा आप ध्यान रखें, सिर्फ और सिर्फ एग्जिट पोल, ये चुनाव परिणाम नहीं है। चुनाव परिणाम आपको 4 तारीख को मिलेगा, लेकिन ये एग्जिट पोल जो है हमारा बिल्कुल ही देसी अड्डा की टीम की कड़ी मेहनत करके पूरा सिंपल कलेक्ट करके इसको बनाया गया है। तो आप 4 तारीख तक इंतजार कीजिए और हम दोनों का नमस्कार स्वीकार कीजिए। नमस्कार।